जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और याद रहे बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सुना रहा हूं आगे की कहानी, द किलर भाग 2। आप भाग 1 डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सुन सकते हैं। बता दूं, यह कहानी काल्पनिक है और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। भाग 1 में आपने सुना डिटेक्टिव बुमराह एक खतरनाक किलर की तलाश में वाराणसी आते हैं और पाते हैं कि किलर लोगों को रहस्यमय तरीके से मारता जा रहा है। मरे हुए लोगों के पूरे शरीर पर न तो कोई निशान मिलते थे और न ही किसी के अंदर जाने या बाहर आने का सुराग मिलता था। बस उनकी आंखें खुली रह जाती थी। तब सैम बुमराह को एक व्यक्ति का स्केच दिखाता है और बताता है वाराणसी से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक कस्बे में इस रहस्यमय व्यक्ति को देखा गया है। बुमराह और सैम भारी बारिश में जब उस कस्बे पहुंचते हैं तो वहां उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जो उन्हें बताता है कि वो स्केच वाला आदमी अवतार है और जंगल के बीच बनी एक झोपड़ी में ही रहता है। अब आगे की कहानी। कस्बे के बीच पुरानी खाट पर बैठा वो बूढ़ा जंगल की ओर इशारा करते हुए बुमराह को गंभीर अंदाज में देख रहा था। उसके चेहरे की झुर्रियों से झांकते आंखों के इर्द गिर्द पड़े काले गड्ढे और बाहर निकलती घूरती पुतलियां किसी को भी दहशत का आभास करा सकती थी। बुमराह और सैम पलट उस जंगल की ओर देखने लगे। वो जंगल भयानक अंधेरे में डूबा था और बारिश में भीग चली पेड़ों की टहनियां और घनी झाड़ियां उन्हें डर का आभास करा रही थी। धन्यवाद, हम अपनी किस्मत आजमाना चाहेंगे। बुमराह संदिग्ध अंदाज में कुछ पल उस बूढ़े के हाव भाव को पढ़ने में लगे रहे, फिर कुछ सोचते हुए उस जंगल की ओर बढ़ने लगे। जाते वक्त वो कस्बे के हर घर को बारीकी से परखने लगे। वो वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखों में झांक वहां की सच्चाई को भांपने में लग गए। सैम भी बुमराह के पीछे पीछे चल दिया। हम मौत के कुएं में खुद को क्यों ले जा रहे हैं? ऐसा लगता है हम खुद ही चाहते हैं। आ बैल, मुझे मार, और इतना मार कि हम किलर तो क्या तीतर को भी न पहचान सके। मुझे तो लगता है वो किलर इसी कस्बे में कहीं है और ये हमें गुमराह कर रहे हैं। बुमराह और सैम जंगल के अंधेरे में घुसने वाले ही थे कि अचानक पीछे से उसी बूढ़े की आवाज आई, ठहरो। बुमराह और सैम पीछे मुड़े तो देखा वो बूढ़ा एक छोटी कद काठी वाले आदमी के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। जंगल बहुत बड़ा है और खतरनाक भी। ऐसे में शायद आप भटक सकते हैं और मुझे डर है कि कहीं आप जंगली जानवरों का शिकार न हो जाएं। मेरा ये आदमी सिक्कू आपको उस झोपड़ी तक ले जाएगा। बुमराह को यह सब अटपटा लगा। जो लोग अभी कुछ समय पहले ही उन दोनों की जान लेना चाहते थे, उन्हीं में से एक व्यक्ति अब उनकी मदद को आगे आ गया था। सैम ने बुमराह के कान में धीरे से फुसफुसाया, लो, अब ये पक्का कर लेना चाहते हैं कि हम मारे जरूर जाएं, इसीलिए इस आदमी को भेज रहे हैं। सिक्कू दुबला पतला सा था और उसके हाथ में बड़ी लाठी थी जिस पर सितारे के आकार में खुदाई की गई थी। चलते वक्त वो हल्की मुस्कान लिए बुमराह और सैम को एकटक देखे जा रहा था, मानो वो उनको बहुत करीब से जानता हो। वो बुमराह के नजदीक आकर रुक गया और अपने हाथ की मुट्ठी में बंद 2 लकड़ी के छोटे टुकड़े उनकी ओर बढ़ा दिए। मैं लिए चलता हूं आपको सीधे उस झोपड़ी की ओर जहां वो अवतार रहता है। उसको देख पाना आसान नहीं है। वो झोपड़ी कोई आम झोपड़ी नहीं है, पर जंगल के अंदर प्रवेश करने से पहले ये लकड़ी के टुकड़े अपनी मुट्ठी में रख लीजिए। बुमराह को कुछ समझ नहीं आया, आखिर इस लकड़ी के टुकड़े का क्या रहस्य है। बुमराह सोच में पड़े थे कि सिक्कू जंगल की ओर बढ़ गया। अब सोचते ही रहेंगे या फिर आगे भी चलेंगे? बुमराह और सैम उसके पीछे चल दिए। धीरे धीरे वो उस भयानक जंगल के मध्य की ओर बढ़ने लगे। चारों ओर गूंजती जानवरों की आवाज संग हल्की हल्की बारिश की बूंदें उनको चारों ओर छाए अंधकार के डर से रूबरू करा रही थी। कभी एकदम से सन्नाटा हो जाता तो कभी अचानक जंगल का शोर बढ़ने लगता। गीली हो चली पेड़ों की टहनियों पर हरे रंग की काई साफ दिख रही थी। छोटी छोटी झाड़ियां उनके पैरों से टकरा बारिश के पानी से उनको भिगो रही थी। सिक्कू कभी थोड़ा तेज चलता, कभी धीरे हो पीछे की ओर मुड़ बुमराह और सैम को देख हल्के से मुस्कुरा देता। बहुत नाम सुना है आपका, पर आपने ये केस लेकर ठीक नहीं किया।
कभी आपने सोचा है कि आप कहीं प्रकृति के काम में बाधक तो नहीं बन रहे? आपको पता है वो अवतार लोगों को क्यों मारता है? मैं समझा नहीं। बुमरा को उसकी बातें गले नहीं उतर रही थी। खैर छोड़िए, वो झोपड़ी जिस तक आप पहुंचना चाहते हैं वो तो बस दिखावे की है। वो अवतार उस झोपड़ी के ठीक सामने एक तालाब में रहता है। सुना है वो अपनी सांस रोके पूरी रात तालाब के निचले हिस्से में अपनी आंखें बंद किए बस बैठा रहता है। लो कर लो बात। अब ये किलर नहीं, कोई पिशाच निकला। हमारी किस्मत में कोई आम केस तो है ही नहीं। सैम थोड़ा तेज चल डरे अंदाज में बुमरा के करीब आ गया। तभी वो तीनों जंगल के एक ऐसे हिस्से में आ गए जहां सब कुछ अटपटा सा था। जंगल से पानी बहते हुए आगे की ओर जा रहा था, मानो किसी झरने का पानी छोटे छोटे पत्थरों से हो वहां से गुजर रहा हो। आगे सिर्फ एक बड़ा मैदान था और उस मैदान के बीचों बीच एक झोपड़ी बनी थी जिसके आगे एक तालाब था। बुमरा को यह सब अजीब लग रहा था। सिक्कू उल्टे कदमों से धीरे धीरे वापस जंगल की ओर जाने लगा। अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता, वो अवतार मुझसे नाराज हो जाएगा। पर याद रहे, उसकी आंखों में मत देखना और ना ही उसके किसी प्रश्न का जवाब देना। बुमरा कुछ बोलते सिक्कू जंगल के अंधेरे में विलीन हो गया। डिटेक्टिव असमंजस में दबे पांव उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे कि तभी झोपड़ी के अंदर से पियानो की आवाज आने लगी। वहां के सन्नाटे में पियानो की आवाज किसी को भी भयभीत कर सकती थी। वो दोनों फटी आंखों से बस वो मंजर देख रहे थे। वो जो सुन रहे थे उन्हें उस पर यकीन करना मुश्किल था। झोपड़ी के एक और खिड़की से छोटी रोशनी दिखाई पड़ रही थी। सैम, तुम यहीं तालाब के पास रुको और कुछ भी गड़बड़ लगे तो बिना देरी के मुझे आगाह कर देना। अरे लेकिन मैं यहां अकेले, साथ में चले तो ही ठीक होगा। लेकिन सैम की अनसुनी कर बुमरा उस झोपड़ी के अंदर आ गए। झोपड़ी के अंदर कई सारी छोटी छोटी मोमबत्तियां जल रही थी और दीवारों पर बड़े बड़े अक्षर लिखे थे जिनको पढ़ पाना मुश्किल था। दाईं ओर बहुत पुरानी तस्वीरें लगी थी जो मानो कई साल पुरानी हो। डिटेक्टिव जब थोड़ा अंदर आए तो पाया एक कोने में जंग लगे पुराने औजार पड़े थे। पुराने भाले, तलवारें और ऐसी बंदूकें जो शायद अब इस्तेमाल भी नहीं होती। उन्होंने ऐसा कुछ भी अपने जीवन काल में नहीं देखा था। ऐसा लगता था मानो वो समय के चक्र में हो पीछे आ गए हों और उस जमाने में पहुंच गए हों जो कई साल पुरानी हो। सब कुछ बहुत अजीब है। ये तस्वीरें, ये तो एक ही व्यक्ति की तस्वीरें हैं लेकिन अलग अलग शताब्दी में ली गई हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है? दीवार पर लिखे ये अक्षर और ये औजार सब बड़े अजीब हैं। बुमरा इस गुत्थी की तह तक जाते उन्हें सामने एक पुरानी लकड़ी का दरवाजा दिखा जिस पर बहुत अजीब तरह की नक्काशी की गई थी। उन्होंने आगे बढ़ वो दरवाजा खोल दिया। सामने का दृश्य किसी को भी भौचक्का कर सकता था। अंदर एक बड़ा कमरा था जिसके एक कोने में बड़ा पियानो लगा था और एक व्यक्ति वहां बैठा पियानो बजा रहा था। वो पियानो बजाने में इतना व्यस्त था कि वो अपनी आंखें बंद किए संगीत की धुन पर अपना सर उसी लय में हिलाए जा रहा था। अचानक वो व्यक्ति रुक गया और अपनी आंखें बंद किए बैठा रहा। आओ हर्षवर्धन, मुझे ज्ञात था तुम मुझसे भेंट करने जरूर आओगे, पर मुलाकात इस अवस्था में होगी ये न पता था। उस कमरे में सिर्फ एक लालटेन जल रही थी और उस व्यक्ति को ठीक से देख पाना मुश्किल था। बुमरा ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखने की कोशिश की पर अंधेरे में सिर्फ उस व्यक्ति की आकृति ही देखी जा सकती थी। तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं हर्षवर्धन नहीं, डिटेक्टिव बुमरा हूं। आज तुम डिटेक्टिव बुमरा हो, उससे पहले अभिजीत थे, उससे पहले रविंद्र और उससे भी पहले श्वेतांबर। तुम्हें तो खुद की ही पहचान नहीं है और तुम मेरी पहचान खोजने आए हो। वो व्यक्ति अपनी उंगलियां हल्के से पियानो पर फेरने लगा। कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। बुमरा पूरी सतर्कता से चारों ओर देखने लगे। यही कि तुम आज जो हो वो कल थे, जो कल थे वो आज नहीं, और जो आज हो वो कल नहीं होगे। ये संसार भंवर है और मृत्यु और जीवन बस एक पड़ाव है। कौन जानता है उसके पिछले कर्म कैसे थे। क्या उसे याद है वो कितने जन्मों का बोझ लिए घूम रहा है। उस व्यक्ति ने लालटेन उठा पियानो पर रख दिया।
तुम्हें लगता है तुम मुझे अपनी बातों में फंसाकर भ्रमित कर सकते हो? तुम बस एक कातिल हो जो अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझता है। बुमराह अपनी बात पूरी करते बाहर से सैम के चिल्लाने की आवाज आने लगी। बुमराह हड़बड़ी में भागते हुए झोपड़ी से बाहर आ गए। बाहर का नजारा डरा देने वाला था। सैम एक ओर बैठा कांप रहा था। वो तालाब की ओर बस घूरी जा रहा था। इस तालाब से अभी एक आदमी बाहर आया था। उसके हाथ में एक लाठी थी और उसने एक काले रंग की चादर ओढ़ रखी थी। उसकी आंखें पीली थी। मुझे लगता है सिक्कू की बात सच थी। वो किलर इस तालाब में रहता है। बुमराह हैरान वहां खड़े रहे। पर यहां तो कोई नजर नहीं आ रहा। मैं सच कह रहा हूं, वो यही खड़ा था। सैम उठ खड़ा हुआ। लेकिन किलर तो अंदर है। आओ मेरे साथ, हमें अंदर झोपड़ी में चलना चाहिए। बुमराह और सैम तुरंत झोपड़ी के अंदर आ गए, पर उस कमरे में अब कोई नहीं था। जब बुमराह उस पियानो के करीब पहुंचे तो पाया लालटेन के ठीक सामने एक कागज पड़ा था जिस पर कुछ लिखा था। बुमराह ने कागज उठा लिया। वो ध्यान से उसे देखने लगे। तभी झोपड़ी के बाहर से आवाजें आने लगी। ऐसा लगता था मानो कई लोग एक साथ रो रहे हों। आवाजों की वजह से पूरी झोपड़ी हिलने लगी। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। झोपड़ी के अंदर सामान इधर उधर गिरने लगे। लगता है हम फंस चुके हैं। अब यहां से हम जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। सैम किसी तरह अपने आप को संभाले वहां खड़ा था। हमें तुरंत यहां से निकलना चाहिए, हमारे पास समय नहीं है। बुमराह ने सैम का हाथ पकड़ बाहर की ओर दौड़ लगा दी। जैसे ही दोनों बाहर आए, दोनों स्तब्ध से रह गए। सामने तालाब में पानी की तेज लहरें उठने लगी थी। कई सारे पक्षी झोपड़ी के आसपास डर में इधर उधर उड़ने लगे थे और वो अजीब सा शोर अब पूरे जंगल को घेरने लगा था। आनन फानन में अपने अंदर के डर को समेटे बुमराह और सैम किसी तरह जंगल के अंधेरे में अंदाजन उस कस्बे की ओर दौड़ने लगे। दौड़ते हुए उनके लड़खड़ाते कदमों की आहट में उन्हें उस जंगल का डरावना सच साफ दिख रहा था। किसी तरह जब वो जंगल से बाहर निकल कस्बे की ओर पहुंचे तो उनकी आंखों ने जो नजारा देखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। कस्बे के लगभग सभी लोग अपने अपने डंडे को हाथ में लिए सीधे एक साथ खड़े थे। वो आंखें गड़ाए उन दोनों की ओर देख रहे थे। उन सब की आंखों से आंसू गिर रहे थे। बुमराह को ये सब सपने जैसा लग रहा था। वो परेशानी में थोड़ी देर ठहर कस्बे के लोगों को देखते रहे। फिर कुछ सोचते हुए गाड़ी में बैठ सैम के साथ वापस होटल आ गए। लगभग 1 घंटे तक सैम और बुमराह होटल के कमरे में सोफे पर बैठे मूक से पड़े रहे। ऐसा लगता था मानो उनके पास शब्द ही नहीं रह गए थे। उनके साथ आज जो घटनाएं हुई थी वो किसी को भी मानसिक रूप से कमजोर बना सकती थी। जब बुमराह ने होश संभाला तो उसी कागज को ले सामने वाली टेबल पर बैठ गए और टेबल लैंप जला उसको ध्यान से पढ़ने में लग गए। लगभग 3 घंटे की जद्दोजहद और 6 कॉफी के मग को खत्म करने के बाद बुमराह ने आखिर उन अक्षरों के अर्थ को समझना शुरू कर दिया। सैम, मैंने इंटरनेट पर भी रिसर्च की और कुछ किताबें भी देखी। ये अक्षर प्राचीन काल में इस्तेमाल किए जाते थे। इनका थोड़ा बहुत मिलान संस्कृत से भी किया जा सकता है। सैम अचानक उठ खड़ा हुआ। सच? क्या तुम पढ़ सकते हो? इसमें क्या लिखा है? हाँ, ऊपर जो शब्द लिखा है इसका मतलब है मृत्यु। यानी किलर ने वो 3 नाम दिए हैं जिनको वो अपना अगला शिकार बनाएगा। उसके नीचे पहला शब्द है प्रथम प्रधान, यानी पहले वो गांव के प्रधान को मारेगा। दूसरा शब्द है द्वे राघवम, वो फेमस एक्टर राघव, वो उसका दूसरा शिकार होगा। और तीसरा अक्षर है त्रिणीत्वम। ये बोलते ही बुमराह चुप से हो गए। क्या हुआ? तीसरे शब्द का क्या मतलब है? सैम उस टेबल के नजदीक आकर उस कागज को देखने लगा। तीसरे अक्षर का मतलब है तीसरा व्यक्ति, यानी मैं, डिटेक्टिव बुमराह। वो तीसरे नंबर पर मुझे मारेगा। आखिर कौन है वो किलर? क्या उसका कहना ठीक था? क्या वो डिटेक्टिव बुमराह के पिछले जन्मों के बारे में जानता था? क्या डिटेक्टिव बुमराह भी उसका शिकार बनकर रह जाएंगे या फिर उस किलर का सच सबके सामने लाएंगे? सुनाऊंगा आगे की कहानी द किलर भाग 3 में। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी
सुधांशु राय ऑफिशियल से फॉलो कर सकते हैं और कहानीकार सुधांशु राय से जुड़े रह सकते हैं।